सभा के जनमान्य अध्यक्ष, मुझे लगता है सभी एसोसिएशन यूनियन में आज तक इतिहास है सर, ये गेस्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनसे ज़्यादा कोई ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई जो रिटायर होगा कुछ होगा ऐसा प्रेसिडेंट बनाते हैं। ये हमारे लोगों ने सोचा कि जाने तो पुराने लोगों को नया एकदम यंग बनाते हैं। ऐसे हमारे मुनीष जी अध्यक्ष ऑफ इस मीटिंग की सभा के अध्यक्ष, हमारे सबके लाडली, जरा लाइट बंद कर दे, लाइट, हाँ लाइट बंद कर दो, दोनों बंद करो, ये सामने आता है, हाँ ये भी करो, ऑडियंस दिखता ही नहीं ना। तो आज बड़ा परम भाग्य है, जैसे दूध सरकार योग कहते हैं ना, दूध सरकार योग। सो यहाँ आज वी आर हियर इन द इंस्टीट्यूट ऑफ द इंजीनियर्स। सो सभी इंजीनियर्स भी यहाँ मौजूद है, ये हॉल भी इंजीनियर्स का है, और यहाँ अकाउंट के जो मास्टर है, मास्टर ऑफ द मास्टर, और हमारे बीएसएनएल के मास्टर, जिनको अकाउंट की हर चीज, टेलीकॉम की सब चीज सब कुछ मालूम है। ऐसे आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय गोवाल साहब यहाँ हाजिर है। सर हमने, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, जब मैं पहले सीएम साहब से मिलता था, मेरे मन में डाउट था कि ये सीएम साहब तो अकाउंट से है, कैसे क्या बताएंगे, इनको क्या मालूम होगा हमारे फील्ड के प्रॉब्लम। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जितने प्रॉब्लम हम सीएम साहब जानते हैं, इतना पूरा हाल मिलकर भी जानता नहीं होगा। पूरा हाल ही बहुत एवरीथिंग। अनदर पर्सन, हमारे जो डायनामिक डायरेक्टर सीएपी है, उनको भी मैंने देखा कि उनको भी पूरा हर चीज का नॉलेज है। आप कोई भी चीज पूछो उनको, वो टू द पॉइंट बता सकते हैं। सीएम साहब को भी अगर आपको गलतफहमी होगी किसी पानी साहब क्या जानते हैं, किसमें क्या जानते हैं, तो ये हमारा भ्रम होगा कि नोज ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप उनको कहीं वो रुक नहीं सकते, कहीं उनको प्रॉब्लम नहीं आता, अपनी चीज आगे बढ़ाते रहते हैं। तो आज हमारा भाग्य है सर, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, यहाँ हाजिर हुए। मैं इसके लिए आपको कहता हूँ, साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया, सर जब हम आपसे मिलते हैं, हमको आपके बहुत सारे विचार प्रभावित करते हैं। हमको लगता है कि कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है बीएसएनएल में, लेकिन ये विचार आपके नीचे तक ट्रांसफर होते नहीं। तो मैं, हमारे लोग मुझे क्वेश्चन करते थे क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, निगेटिविटी भरी पड़ी रहती। तो मैंने सोचा डायरेक्ट कांटेक्ट क्यों नहीं करा दे कम्युनिकेशन में एक बार, इसके लिए सर आपको बुलाया। और साहब ने मुझे बताने में खुशी होती है, तो साहब ने एक ही मिनट में कहा, रसूल जी आप चिंता मत करो, मैं आऊंगा और सफिशिएंट टाइम दूंगा। मैंने साहब को सुबह आज भी पूछा, कल भी पूछा था, साहब ने बोला मैं कितने बजे तक रुकना है। मैं बोला सर हमने आपको मैक्सिमम टाइम दिया है। साहब ने फिर उसका टिकट भी ट्रेन का चेंज करके शाम का 10 बजे का किया है, तो हमारे सफिशिएंट का साहब ने रखा है। तो he is doing wonders and we also will be very happy to listen to him. सर एक्चुअली हमारे सीजन साहब भी यहाँ है, सीजन तेलंगाना सर्कल जंगाटी साहब, रियली ही इज ग्रेट मैन। हमारे तेलंगाना से प्रॉब्लम हमारे पास आते ही नहीं है, तो ये आपका स्किल है। हमारा टीम को से आप मैनेज करते हैं। यहाँ बहुत इशू होते थे पहले, जब से आप आए तो अच्छा चल रहा है, हमारे लिए कोई तकलीफें नहीं है। तीसरे हमारे आज गेस्ट है चंद्रशेखर जी। एक्चुअली आप सभी जानते हैं एसएनपीडब्ल्यू के हमारे जनरल सेक्रेटरी जोगी साहब है। हमने जोगी साहब को निमंत्रित किया था, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं करके उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा है। चंद्रशेखर जी एजेस से एसएनपीडब्ल्यू है, इनका भी हम स्वागत करते हैं। आज सीएमडी साहब तो है ही हमारे मुख्य अतिथि। दूसरे मुख्य अतिथि हमारे हैं जिनको हम बहुत मान सम्मान देते हैं, और मैं जब से दिल्ली में गया हूँ, जिनसे हमारा दिल जम गया, ऐसे हमारे एनडी राम साहब जनरल सेक्रेटरी सेवा, ये मौजूद है, इनका मैं स्वागत करता हूँ। एनडी राम साहब के बारे में पहले लोग बोलते थे ऐसे लोग सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन मेरा मन मानता नहीं था। मेरा मन मानता था कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि ऐसे नहीं, ऐसा कोई काम करते नहीं सर, वी डोंट डू एनी वर्क जिससे कोई नाराज हो जाए। भले किसी को भ्रम होगा एक दो दिन का, लेकिन ऐसे नहीं, इज वर्किंग फॉर ऑल द पीपल, ऑल द कम्युनिटीज, ऑल द केडर्स एंड ऑल द विंग्स। तो राम साहब के नाराज होने का मैंने कोई वजह देखा नहीं। जब मैं गया उनसे बात करते रहा, और पूरे इशू पे हमने 1 साल में लगभग हमारा दोनों का हर विचार में हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहा। मैं राम साहब को धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने हमारे हर विचार को और हमने उनके हर विचार को आगे, और हमारा एक राम साहब का मुझे कहना था पहले दिन, रसूल साहब बाकी कुछ भी हो, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव का और नॉन एग्जीक्यूटिव का भला होना चाहिए। हम लोग लीडर इसके लिए बने, और मुझे खुशी है राम साहब कि आपने इसके ऊपर हमको बहुत सपोर्ट किया, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे फाइनल सेक्रेटरी टाटा बाबू कर्नम, आप इनको जानते हैं, इन्होंने भी अपने एसोसिएशन का फंड, जैसे आप बीएसएनएल कर रहे हैं, इन्होंने भी हमारे बीएसएनएल के बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। हमारे फंड में भी उन्होंने कम से कम 25 लाख का बढ़ोतरी कर दिया है। तो टाटा बाबू हमारे बहुत अच्छे ट्रेनर हैं।
बाकी हमारे सभी यहाँ गणमान्य उपस्थित हैं। हमारे तेलंगाना सर्कल के सीजीएम के अंडर में जो काम करने वाली फौज है, उनके सभी रिस्पेक्टेड पीजीएम्स है, रिस्पेक्टेड जीएम्स है, रिस्पेक्टेड डीजीएम्स है, फाइनेंस के डीजीएम्स है, हमारे एसएल रेड्डी साहब जो सर हमारे प्रेसिडेंट रह चुके, जिनको देख के हमने हमारे एसोसिएशन में काम करना चालू कर दिया। आज हमारे रेड्डी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे के सेबेस्टियन साहब जनरल सेक्रेटरी जो मेरे पहले टर्म थे, वो भी यहाँ मौजूद है। हमारे पीपी राव सर, ही वाज डायरेक्टर, यू मे बी रिमेंबरिंग, ही वाज अ डीजीएम एफटीटीएच इन मुंबई, ही इज आल्सो दिल्ली, सॉरी, सो ही इज आल्सो प्रेजेंट। बाकी हमारे तेलंगाना के भी लोग बहुत मौजूद है। हमारे सभी सर्कल सेक्रेटरीज है सर। पूरे इंडिया से सिर्फ एक सर्कल हमारा आ नहीं सका, वो है अंडमान निकोबार। वहाँ भी प्लेन का स्लैब चलता है, 4 दिन प्लेन बंद रहते हैं, उनका जो प्लेन का था। अदरवाइज वो इंडिया के हर कोने से यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए मौजूद है, और आपका संदेश यहाँ के आगे हर कोने पे जाने के लिए हमने प्रावधान किया है। तो यहाँ सभी सर्कल सेक्रेटरीज, सभी सीट मेंबर्स, मेरे साथी सीएच के ऑफिस बेयरर्स, वो भी सब कुछ यहाँ बैठे, सबको यहाँ हम नई जगह दे पाए। तो सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग तो परेशान रहते हैं कि हमारा डे टू डे रोजमर्रा काम के ऊपर, लेकिन फिर हमने सोचा इससे बाहर आने का कोई सोल्यूशन है कि नहीं। तो बहुत लोगों का सर आजकल मुझे जो सवाल पूछा गया, मैं आने के बाद सबसे पहला सवाल पूछते थे लोग, वीआरएस कब आएगी। ये सबसे बड़ा मुझे लगता था कि मैं जीएस किसके लिए बनाऊं, वीआरएस देने के लिए बनाऊं। लेकिन सीएमडी साहब ने क्लियर कर दिया, अब मैं इतना काम लाऊंगा कि बीएसएल के लोग वीआरएस लेना भूल जाएंगे। मतलब ये देखो टैलेंट है सीएमडी साहब ने। मैं नया गया, उसके 2 महीने के अंदर हम जब पहले मिले थे, मनीष जी आपको याद होगा, हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है जो सीएम साहब का लोगों के प्रति क्या रवैया है, हमारा सर रवैया कहाँ से चेंज हो गया। पहला मीटिंग हमने मैंने साहब को फोन किया जीएस बनने के बाद, सर हमारा ऐसा है, हम सब लोग आपसे मिलना चाहते। इन्होंने बोला कभी, मैंने सोचा था 21-22 को, मुझे मतलब 2-3 दिन का समय दिया साहब को। साहब ने बोला जो डेट चाहिए तो उनको बोलो, उस दिन को मैं टाइम दे दूंगा। जो बेला उसी दिन उन्होंने दिया। और मजे की बात, अब जब हम मिलने गए तो हमारे बाकी डायरेक्टर्स का कहना था, या डायरेक्टर साहब कहना था, साहब के पास 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। हम गए, 6 बजे गए थे, 8:30 बजे तक साहब ने हमको पूरा ब्रेन वॉश कर दिया, हमको क्या करना चाहिए के बारे में। और हमको समझ में आया कि यही बात आगे बढ़ाना है। 2-2.5 घंटा वहाँ चर्चा, सब मैं सच बताता हूँ, उसके बाद चर्चा हो रही थी 2.5 घंटा। इनको क्या बताया सर, मैं उस दिन खुश था, मेरी टीम खुश थी, क्योंकि जो लोग हमारे यंग थे, जिसको पूरा ज्यादा दिल्ली में एक्सपोजर नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उस दिन से, और उसको देख के हमने स्टैंड लिया कि वी शुड बी वर्क पॉजिटिव वे, हम नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे। उस दिन से हमने डिसाइड किया है, हमारा पहला रेजोल्यूशन था सीएच की बॉडी का कि वी विल वर्क इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अच्छा होगा ही, हम कर वो सोच के आगे चलेंगे तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, फिर हमने देखा कि सीएम साहब थोड़े से निर्णय हमारे अगेंस्ट लेते, ऐसा तो मानना थी पहले। हम भी ये मानते थे कि सीएम साहब एग्जीक्यूटिव का सोचते ही नहीं बिल्कुल, इनको तो पड़ी बस अपना ही पड़ी है, गवर्नमेंट पड़ी। और साहब का स्टैंड क्लियर है, उन्होंने 2-3 मीटिंग हमको क्लियर बोल दिया है, देखो मुझे तो रखा है गवर्नमेंट ने, मैं तो उनका एजेंडा पक्का चलाऊंगा, लेकिन आपको बेनिफिट लेना है तो आप अपने हिसाब से ले लो, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन आप कहेंगे हर टर्म्स मेरी होगी, ये नहीं होगा। और हमने देखा बहुत सारे क्रिटिकल इशू ऐसे थे कि कुछ हमको लग रहा था कि इसमें डेडलॉक होगा, इसमें डेडलॉक ब्रेक होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने देखा उसी कंडीशन में सीएमडी साहब ने रास्ता निकाला, और उसमें से एक बेस्ट एग्जांपल है हमारा एसडी टू एजेंट प्रमोशन टेलीकॉम में। मुझे बदला दूंगा, और आपको ये आश्चर्य होगा, जब ये कोर्ट का वेकेशन हो गया पहली बार हमने डीपीसी मंगाई, उस दिन भी साहब ने सभी सीजन को फोन किया था कि इसका वीसी अपार मुझे चाहिए। और जब सेकंड टाइम जबलपुर कोर्ट का केस स्टे हो गया, उसके बाद कलकत्ता का स्टे वेकेट हो गया, उसके बाद साहब ने सीएम साहब ने सबको मैसेज दिया था कि सभी सीजन को मैसेज दिया था शाम तक 4 बजे सबका वीसी आना चाहिए। अगर वीसी नहीं आएगा तो आप घर नहीं जाना है। सीएम ने साहब की कुछ पड़ी नहीं है कि ऐसी चीजें बोलने की, लेकिन उन्होंने क्लियर बोला था अगर वीसी नहीं आया तो शाम को घर नहीं जाना है। तो सभी सीएम साहब ने सपोर्ट किया, यहाँ भी सीएम साहब मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और सभी सीएम देने के बाद आपको याद होगा कोर्ट का स्टे होने के बाद 2 दिन के अंदर पूरे 1900 लोगों की, लगभग 2000 लोगों की प्रमोशन ऑर्डर निकाल दिए थे। सर हम उसी से खुश हैं आपने जो किया था। और ये इशू तो चलते रहते, मैं नहीं कहूँगा इशू नहीं होगा हर चीज में। दूसरा मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे लिए जो किया उसकी पहले बात करते हैं। तो जो 2009 में एमएसआरआर बना था, 2009 एमएसआरआर, और उसमें बात चलते चलते कि डिवीजन कोई बना ही नहीं,
और एमएसआर स्टैप करने को आपने सामने ले लिया। फिर हम जाके साहब से मिले, बोला सर आपने तो स्टैप करने को ले लिया, नया बना रहे हैं, लेकिन सर इसमें एक तो प्रमोशन ऑर्डर करो। साहब ने कहा कौन सा रह गया? मैंने बोला सर डीजल का ये बनाया था एमएसआर, हमारा सपना था, एक भी डीजल बना नहीं और आप स्टैप करने जा रहे। साहब ने बोला अगर ऐसा है तो जितनी एलिजिबल है सबका प्रमोशन मैं कर दूंगा। और पहली बार बीएसएनएल के इतिहास में हमारे जो जेटीओ करके लोग लगे थे उसमें से सभी विंग में प्रमोशन हो गया। डीजीएम रेगुलर का सिर्फ टेलीकॉम में नहीं हुआ, वो भी कोर्ट केस पेंडिंग है, तो साहब ने उसके लिए अप्रूवल लेकर रखा है, मतलब जो उनका बोर्ड मीटिंग है उसमें। और डीजीएम छोड़ के बाकी टेलीकॉम छोड़ के बाकी सेक्टर में हमारे पास रेगुलर डीजीएम आज है सर। और जितनी वैकेंसी थी एमएसआर 2009 के हिसाब से उतनी उन्होंने भरी। उसमें सर एक ही थोड़ा इशू रह गया है, वो मैं आगे बताऊंगा, वो भी इशू हम सेटल करना चाहते हैं, तो वो भी साहब ने डीजीएम रेगुलर हमको दे दिया। बाकी प्रमोशन के लिए अकाउंट सिविल इलेक्ट्रिकल प्रमोशन मंजन जी हमारे वहां बैठे हैं, उसमें हम साहब से मिले थे, तो साहब को कहा सर ये आपका एमएसआर मॉडिफाइड इसमें ये भी प्रॉब्लम आने वाला है, अकाउंट के सीओ का प्रॉब्लम आने वाला है, कोर्ट केस है। तो साहब ने उसके लिए प्रोविजन रखा वो बोर्ड की मीटिंग में, अगर कुछ भी हो इनका प्रमोशन कोर्ट केस क्लियर करके 2009 के एमएसआर से होगा। उसमें मजे की बात, वो लास्ट दिन में जब बात आ गई कि कोर्ट केस विड्रॉ कर सकते हैं, हम अंजन साहब जी ने प्रयास किया, हमारे बिहार बाकी लोग थे उन्होंने प्रयास किया, तो हमने कोर्ट केस विड्रॉ किया। उसके 2 दिन के अंदर साहब ने वो सब सिविल का प्रमोशन निकाल दिया। ये बहुत डिफिकल्ट काम था, उसमें बहुत लोग परेशान थे, लेकिन वो भी कर दिया। अब जो छोटी मोटी बातें तो काम करते रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको मालूम है, सभी कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को जब से मुख्यमंत्री गुजरात में थे तभी से उनको जानता हूं। उनका मैं जानता हूं तो मेरा रिलेशन नहीं है, उनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो चर्चा है मैं सुनते रहा हूं। तो वो क्या करते हैं, उनके पास कोई मंत्री गया, कोई मतलब गया, वो बोलता है मुझे मंत्री बनना है, तो बोलते हैं काम करो तुम, ये क्या करना है तुमको, मंत्री बनना है, ठीक है इस खाते में जाओ, इसमें 50 करोड़ का लॉस हो रहा है, तुमको 100 करोड़ प्रॉफिट करना है। अब मुझे सर जब ये मैं आपको देखता हूँ तो मुझे लग रहा था इनको भी साहब मोदी साहब ने टारगेट दिया होगा, अच्छा तुम बीएसएनएल मुखिया बनना चाहते हो, तो मुखिया बनना चाहते हो, इतना लॉस चल रहा है तो ये इतना प्रॉफिट करके दे दो। और मोदी साहब का वो है सर, हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे आदरणीय मंत्री जी है, उनका एक दायित्व है कि वो पैसा लगाया उन्होंने बीएसएनएल के ऊपर 2 टर्म में, आप समझ लीजिए। पहले टर्म में रिवाइव पैकेज तहत 40,000 करोड़ और दूसरे टर्म में 1,64,000 करोड़, मुझे गिनने को नहीं आता है, साहब फाइनेंस के अच्छे से बता सकते हैं। 2 लाख करोड़ का पैसा बीएसएनएल में लगाने के लिए गवर्नमेंट राजी होता है, तो गवर्नमेंट में बीएसएनएल किसको तो देखा होगा कि जिसको देख के पैसा लगाए, और वो आदमी है बीएसएनएल, जिनको देख के हमारे गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ लगाए हैं। बाकी लोगों को क्या अच्छा लगता है मुझे मालूम नहीं, मुझे खास खासियत लगती है सीएम साहब में कि ये पैसा लाने में मास्टर है, कहीं से भी पैसा उठा के लाते हैं। क्यों? जब आप कस्टमर से निकाल लेते हैं, अब गवर्नमेंट से निकाल रहा है। अगर आप साइलेंटली सोचे इस गवर्नमेंट से 100 रुपए भी निकलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई इनसे आदमी बनेगा और जाएगा सर हमारे पास, सर हमको 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट चाहिए, 2000 करोड़ चाहिए, तो गवर्नमेंट जो हमारे अर्थ मंत्री है, वो पूरी टीम है, वो सोचती है कि 2000 करोड़ मांग रहा है, इसका मतलब इसके पास 10,000 करोड़ है, इसका बचा कैसा पैसा है, तो अगर 2000 करोड़ मांगने गया 1000 रुपए निकाल लेंगे, वो देने का चांस नहीं है। उसी दायरे में, उस सिनेरियो में सीएमडी साहब ने 2 लाख करोड़ लाया है। शायद मुझे लगता है इससे कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती। और सर मैं धन्यवाद दूंगा आपको, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, जिस दिन आपने इनको मीटिंग किया था सब कन्वे करने के लिए, मैंने साहब को उस दिन कहा था कि सर पैसा कितना लाया वो हमको समझता नहीं है, कितना आएगा वो भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ में आया है जिस दिन से आपने पैकेज अनाउंस कर दिया उस दिन से हमारा समाज में इमेज था उसको बरकरार हो गया। पहले लोग हम करवा लो स्टेप से थे, पहले लोग जैसे समय का आप बताया कि मैं ट्रैवल करता था, वो लोग मिलते थे रास्ते में, फिर पूछते थे बात करते करते आप कहाँ काम करते हो, तो मैं बोलता था बीएसएनएल, तो उसका रिएक्शन क्या होता था, ही विल से अरे बीएसएनएल आपको सैलरी मिलती कि नहीं मिलती, मतलब सर आज से हमारी हालत हो गई थी, वो आपने उस कंडीशन लिया और आज हमको जब मिलते हैं तो लोग इमीडिएटली पूछते अच्छा आपका एफटीटीज मिल जाएगा, हमारा वो आपका पीआर से हो जाएगा, मतलब चर्चा का सब बदल गया। और मेरा जेटीओ, मेरा एसडी जब किसी सरकारी ऑफिस में जाता है, कहीं बाकी जाके मिलता है, उसको रिस्पेक्ट से देखते हैं। इनका कंडीशन बताना चाहता हूँ, 4G सेक्टर में जो हमारे बीच प्रॉब्लम चल रहे थे, हम प्रॉपर्टी बेच रहे थे, हमारे लैंड बेचो, मोनेटाइज करो, सब कुछ कर रहे थे, उसी दौरान
उसी गवर्नमेंट से ये पुरवार साहब ने क्या किया, टाइप कर दिया फॉर स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, और हमारी लैंड जो गवर्नमेंट वापस ले रही थी, आज पूरी गवर्नमेंट पीछे पड़ी है, हमारी लैंड ले लो पूरे इंडिया में, और लगाओ टावर लगाओ, हर जगह हम देते थे। और मजे की बात, वो जादूगर कैसे है साहब, देखो पैसा तो दे के कोई भी देगा, वो लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे। इसका कारण हमारे पुरवार साहब का लाइसेंस है ड्यूटी में, सेक्रेटरी के साथ और बाकी लोगों के साथ। ये बहुत बड़ी बात है, इतना बढ़िया लाइसेंस। थोड़ा सर मैं इसके ऊपर, मुझे कभी लोग पूछते हैं, मैं बहुत मीटिंग में ऐसी बात करता हूँ, तो लोग मुझे पूछते हैं, अर्जुन जी सागर आप इतना अच्छा कर रहे हैं, तो आपके लिए क्यों नहीं मांगते, क्यों नहीं मांगते? तो मैं बोला मौका आएगा तो मैं मांगूंगा ही, मौका आने के बाद नहीं मांगे तो कभी मांगेंगे। तो सर आज ये मौका है, मुझे लगता है कि देखो हमारे लिए तो सीएमडी पहले भी थे, वो भी अच्छे थे सर, आप उनसे अच्छे हैं, आगे क्या होगा उसका कोई गारंटी नहीं। मैं चाहूंगा भगवान से कि इनका एक्सटेंशन फिर से हो जाए, क्योंकि एक्सटेंशन होगा तो हमारा पैकेज का पैसा आता रहेगा। ये जो पैकेज है ये गवर्नमेंट ट्रस्ट करती है, किसी के ऊपर देख के काम करती है, जैसे हमारे जीएम साहब भी है, हमारे डीजीएम हो या हमारे सीजीएम हो, किसी को ट्रस्ट करते हैं काम, उसके पीछे उसका करतूत देखते हैं, उसका क्या लायबिलिटी है, सब देख के करते हैं। तो हमको खुशी है गवर्नमेंट आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही है, इस ट्रस्ट को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर आपने भी 2 प्रोजेक्ट लाए हैं एफटीटीएच के भारत उद्यमी नाम से, आप समझो प्रोजेक्ट को, बहुत लोगों के मालूम नहीं होगा ये प्रोजेक्ट कैसा है। एफटीटीएच का, एफटीटीएच लगाने का पैसा गवर्नमेंट देगी, समझ लो। इसके बाद एफटीटीएच लगाने का पैसा गवर्नमेंट देगी, मेंटेन करने का 5 साल का पैसा गवर्नमेंट देगी, और उसको मॉडेम का जो खर्चा आएगा उसका 5000 वो गवर्नमेंट देगी, और इसका रेवेन्यू आएगा कौन लेगा, बीएसएनएल लेगा। ये जादूगर हमारे पुरवार साहब का ही जादूगरी है, किसी का नहीं है। अब जब गवर्नमेंट हमसे नाराज हो गई थी, बीएसएनएल के लोग कम्युनिस्ट थे, बीएसएनएल लोग ऐसे वैसे बोल रहे थे, उस स्थिति में पैसा लाके देखो सीएमडी साहब ने भरोसा दिया, तो उन्होंने भरोसा हमारे ऊपर किया। सीएमडी साहब ने ये काम लाया तो हमारे भरोसे पे लाया है, तो उन्होंने हमको भरोसा किया, ट्रस्ट करके लाया है, अकेला काम तो नहीं कर सकता कोई। तो उन्होंने पहले टारगेट दिया, गवर्नमेंट को डर लग रहा था कि बीएसएफ लोग कैसे काम करते कि नहीं करते, तो गवर्नमेंट ने बोला 1 लाख एफटीएच लगाओ, उसका पैसा हम आपको दे देंगे। अब पुरवार साहब तो मालूम है उन्होंने शुरू कर दिया, हमारे लोगों ने भी शुरू कर दिया। जो टारगेट 9 महीने का था वो हमने 4 महीने में 1 लाख टारगेट पूरा कर दिया, और समय सीएम के साहब को धन्यवाद दूंगा उसके लिए, हमारे डायरेक्टर सीएम साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको बहुत बढ़िया तरह से आगे चला। तो गवर्नमेंट खुश हो गई, और तो उनको लगा कि बीएसएनएल लोग सही में काम करते, तो उन्होंने दूसरा टारगेट दिया 5 लाख एफटीटीएच कनेक्शन लगाने का। आपको कितना टारगेट दिया है, 5 लाख का। तो वो भी मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलके और हम सीएम साहब के हाथ मजबूत करेंगे कि एफटीटीएच के टारगेट सर उससे भी जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जब गवर्नमेंट को लगा कि 1 लाख टारगेट पूरा अचीव कर लिया, तो उनको डाउट आ गया, ये झूठ तो नहीं बोलते, आपको मालूम है गवर्नमेंट कितना सीरियस है। तो उन्होंने 1 लाख टारगेट जो लगाया, उसको चेक करने के लिए उनके लोगों को भेजा ड्यूटी की, जाओ देख के आओ कहाँ कनेक्शन लगा, और उनके सैंपल चेक में एक भी कनेक्शन बोगस नहीं मिला। इसका पूरा क्रेडिट जाता है आप लोगों को, हमारे फील्ड ऑफिसर को जिन्होंने दिन रात मेहनत कर दिया, हमारे पार्टनर को जिन्होंने मेहनत करके ये सब बनाया आगे बढ़ा। मजे की बात, अब चर्चा क्या हो रही पता था आपको, चर्चा हो रही अभी 30 लाख एफटीएच हो गया हमारे। तो सीएम साहब को मुझे मालूम है, जो इंद्रले साहब अपने आप भाषण में बता देंगे कि अब गवर्नमेंट सोच रही है कि बीएसएनएल को कम से कम 3 लाख एफटीएच कनेक्शन लगाने का टारगेट देना चाहिए। इनमें बहुत ताकत है, बहुत जोश है, और इनका सीएमडी बहुत स्ट्रांग है। तो अब हमको कितना टारगेट मिलने वाला है, 3 करोड़ एफटीएच का। साहब भी सही कह रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया बात है, 3 करोड़ एफटीएच। मुझे सर इसमें कुछ दिखता नहीं है, कनेक्शन दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है हमारा 4th पीआरसी, 3rd तो हो गया, समय से चल रहा हूँ। मुझे सर दिख रहा है, अगर 3 लाख आप गिन लीजिए, 30 लाख एफटीएच में हम प्रॉफिट में आ गए। अगर 3 लाख एफटीएच हो गया तो 3 करोड़ हो गया, हमारा क्या होगा? मुझे लगता है हमारा जिस तरीके से जो काम हो रहा है, अगर ये हुआ तो हमारा 4th पीआरसी 50% से होना चाहिए, ये हमारा डिमांड होना चाहिए। तो मैं लोगों को सपना दिखाता हूँ, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। हमारे सबसे परेशान लोग हैं हमारा जेटीओ केडर, दुखी है सर बेचारा, उनका पगार हम इस कारण से उस कारण से जहां मौका मिलता है उस मौके से हमने कम कर दिया। और सर सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन होगा, तो हमारा जेटीओ। मैं डीजीएम हूं, मेरा काम करने का लिमिट कम है, लेकिन जेटीओ जो काम करता है वो बाकी कोई नहीं कर सकता है। और उसी से मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा दुख भी है कि उनका ही सबसे पगार कम है। और कम इसके लिए नहीं कि कुछ उनका गलती है या आपका गलती है, कुछ गलती है कि टेक्निकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होते हैं, कोई पीआरसी के पहले ज्वाइन हो गया, कोई एग्जीक्यूटिव इसमें ज्वाइन हो गया, कुछ हो गया, उससे थोड़ा सा परेशानी। सर अगर मुझे उम्मीद है अगर आप इस पे थोड़ा ध्यान देंगे
और मैं एक बताना चाहता हूँ, जो मेरा एनालिस्ट 1 साल का, अगर हमको कुछ काम करना है बीएसएल में और पुरवाल साहब के मन में आ गया इसको नहीं होने देना है, वो कभी नहीं हो सकता है। ये लिख के लीजिए, मेरा एनालिस्ट कर, इन्होंने सोच लिया कि कभी नहीं होगा और इन्होंने एक सिग्नल दे दिया, ठीक है देख लेंगे, समझ लो 100% हो गया। अब लोग मुझे बोलते हैं तुम करते क्या यार, लीडर का क्या काम है? मोरा मेरा काम इतना ही है, जब पुरवाल साहब ना बोलते हैं वहां से उनके हाँ बोलने तक वेट करना है, मेरा ज्यादा रोल ही नहीं है। जब उन्हें ना बोला फिर सोचते रहना कि साहब पुरवाल साहब कभी हाँ बोलेंगे, सीएम साहब कभी मिलना है, कभी जाके उनको हाँ करते रहना है। वो इतना मैंने देखा है कि 4-5 बार मिलने के बाद साहब भी बोलते ठीक है भाई